अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों की हाल है तुहाडा नवे वीलॉग दे नाल असीं हाज़र होए हां अज आर्म रेसलिंग दे हवाले नाल सारा ही वीलॉग होएगा क्योंकि साडे जवान जिहड़े आ ओह मसबत सरगर्मियां चों दूर हुंदे जा रहे उन्हां दे वास्ते असीं इदां दी मसबत सरगर्मियां जिहड़ियां मुतारिफ करावांगे ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰੂਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰੂਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕੜੇ ਰਹੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ਰ ਹਮਾਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी और तुहानू दसोगे भी आर्म रेसलिंग की हैगी है क्यों करनी चाहिए है फ्यूचर की हैगा वा अगर तुसी इन्हू प्रोफेशनल लेवल ते खेलो तो तुसी कित्थे तक जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप अशर भाई बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ठीक है जी तो मैं आपसे मल्टीलिंगुअल क्वेश्चन करूंगा। नहीं जैसे कभी मैं पंजाबी में बोलूंगा क्योंकि एक जुबान अपनी हैगी ज्यादा हो तो व्यूअर्स भी कुछ पंजाबी हैगे ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ क्यों करनी चाहिए नौजवानों को? देखिए आर्म रेसलिंग सबसे पहले तो अगर हम फंडामेंटली इसको देखें तो स्पोर्ट्स तो बहुत सारी होती है। आर्म रेसलिंग भी एक स्पोर्ट है लेकिन आर्म रेसलिंग विद इन दैट डोमेन ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में फॉल करती है। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स वो बेसिकली होती हैं, वो खेल होते हैं जिनके अंदर आप डायरेक्टली एक और ओपोनेंट दूसरे एक और इंसान आदमी एक कंपेटिटर के अगेंस्ट जो है मैन टू मैन कंपटीशन कर रहे होते हैं और वो फिजिकली एग्जर्टिंग होते हैं, फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, तो उनमें आर्म रेसलिंग का शुमार होता है। लेकिन इससे हट के जो चीज़ आर्म रेसलिंग को यूनिक बनाती है वो ये है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिलेटिवली सेफ जो है वो आर्म रेसलिंग समझी जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जितनी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती हैं उनमें हमारे पास हेड इंजरीज के केसेस होते हैं, हमारे पास लोगों को नर्व इश्यूज आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो जिस तरह हमारे ग्रेट एथलीट थे मोहम्मद अली, उनको जो है अल्जाइमर्स डायग्नोज हो गया था ओल्ड एज में, तो ये काफ़ी कॉमन है कॉम्बैट स्पोर्ट्स। लेकिन आर्म रेसलिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर आपको इस तरह की इस हाई डिग्री की जो इंजरीज हैं वो देखने को नहीं मिलती, सिर्फ आपकी बाजू की हद तक इंजरीज होती हैं लेकिन ये रिलेटिवली सेफ कंसिडर की जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ अपनी नज़र से, कोशिश करेंगे कि इसको एक्सपैंड करें इंशाअल्लाह ताला पैन नौजवानों को फायदा देवांगे आज के सवाल जवाब में। असल में मैनू आर्म रेसलिंग का बहुत कह लो पुराना शौक सीगा बचपन चो ते 15-16 साल की उम्र चो जिम ज्वाइन किया ते आर्म रेसलिंग शुरू की थी लेकिन कोई रोड मैप ना होंगे वजह तो 20 साल बाद जड़ा वा कह लो फैसलाबाद जाके मौका मिले वो भी तुसी सारे लभ गए थे। हुण जड़े भी लोग अपना देख रहे हैं दूर दराज के लोग पिंडां दे लोग ते उन्होंने किदां इनू स्टार्ट करना चाहिए वा की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए की एक्सरसाइज की मशवरा दोगे तुसी? अच्छा पिछली बात से ही रिलेट करके एक इसकी और बहुत खूबसूरत बात है, इसकी बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, हम बात करते रहेंगे ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उनमें से एक खूबसूरत बात यह है कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो कोई भी कर सकता है और जो तमाम लोग करते हैं। हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो समझा जाता है कि सबसे जो बड़ी स्पोर्ट है पूरी दुनिया में वो फुटबॉल है, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा। मैं ये कहूँगा कि शायद पूरी दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा भी ना हो जिसने कभी आर्म रेसलिंग ना की। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन पंजा हर किसी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी लगाया होता है। किसी से भी आप पूछेंगे कहीं स्कूल में बचपन में, लेकिन ओवर टाइम जो है फिर वो उस को एज ए स्पोर्ट परस्यू नहीं करते लोग। लेकिन इसकी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये इंतहाई लो मेंटेनेंस है, इस पर किसी आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो एक आम शहरी है पाकिस्तान के आम शहरी की पहुँच से बाहर। सिर्फ आपको एक टेबल की ज़रूरत होती है और उस टेबल के अंदर आपने ये ख्याल करना है कि अगर आप वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक उसका लेआउट मिल जाएगा, उसके मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। एज लॉन्ग एज आप जिस टेबल पे खेल रहे हैं उसकी मेजरमेंट्स ठीक है, उससे हट के आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके पास एक कम्युनिटी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि हम देख रहे हैं किसी भी शहर में आप जाएँ आपको कोई ना कोई क्लब मिल जाता है वहाँ। तो अगर कोई भी बंदा न्यू है स्पोर्ट में और चाहता है कि मैं इसमें गेन करूँ, एक्सेल करूँ, आगे बढ़ूँ, सीखूँ, तो सबसे पहले तो अपने शहर में ढूंढे के क्लब किधर है।
सही। उधर आपको मोस्ट प्रॉब्ली सीनियर्स मिल भी जाएंगे। इनकेस आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा क्लब नहीं है तो आप सिर्फ एक टेबल बनवाएं, उसकी मेजरमेंट्स पूरी रखें और आपने उसको किसी भी पब्लिक स्पेस में ऐसे रख लेना जहाँ पर लोगों को नजर आए। उसके बाद आपका क्लब खुद ही बन जाएगा। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि एक दफा टेबल देखते हैं और उसके बाद वो आपको अगले 2-3 साल आपको रेगुलर सेशन में मिलते ही रहेंगे। सही। इसका पैशन हमारी आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे हटके जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग है, आपको उसमें स्टीरॉइड्स की ज़रूरत होती है, आपको उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन की ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में होती है, लेकिन क्योंकि एक जॉइंट बेस्ड स्पोर्ट है और जॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो कि ऐसे नहीं होता कि इन वीक्स आपको प्रोग्रेस मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने हफ्ता एक डाइट लिया और आपको या महीना एक डाइट लिया और आपको सिग्निफिकेंट फ़र्क आ गया। सही। जॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टीन्यूस स्टिमुलस के बाद डेवलप होता है और वो स्टिमुलस वो प्रेशर है जो आप टेबल पे देते हो जॉइंट्स को। इसी वजह से आपको नज़र आएगा कि हमारे पास 50 केजी के अंदर भी नेशनल चैंपियंस हैं जो कि एक आम इंसान से इतने ज़्यादा स्पेशलाइज और स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छा बॉडी बिल्डर उनके सामने खड़ा कर दे तो वो उसको भी फ्लैश पिन कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, हाँ मुनासिब न्यूट्रिशन हो, लेकिन उससे हट के आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी है तो हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं ऐसे लोगों की जो कि सिर्फ टेबल पे खेल के ही इतना अच्छा हो गए कि वो नेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे खेले। उसकी मिसाल हमारे पास पाकिस्तान में तो है ही एक सलमान शाह द प्रोजिडी, कि वो ना कुछ कोई ट्रेनिंग नहीं है उनकी, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑन टेबल खेलते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग ऐसे भी हैं जो सालों से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बट उनको नहीं हरा पाते। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हमारे पास जॉन बजेंग की एग्जांपल है, जिन्होंने अभी भी अपने पूरे करियर के अंदर एक बहुत हेल्दी और लंबा करियर था जिसमें वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15-20 साल वर्ल्ड चैम्पियन थे। लेकिन उस पूरी ड्यूरेशन में कोई वेट ट्रेनिंग नहीं थी, उसमें सारी टेबल ट्रेनिंग थी। तो सही। सिर्फ टेबल चाहिए, आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा आप सेशन करेंगे तो बाकी 6 दिन आपको रिकवरी में लग जाएंगे। आपने एक सेशन उतना अच्छा कर लेना है कि आपका बाकी का हफ्ता रिकवर हो जाए पूरा और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको पूरे हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 घंटे चाहिए मैक्सिमम, और आपको सिर्फ रेस्ट करना है और आप एक अच्छी आर्म रेसलर बन जाएंगे। सिर्फ आपने उसको एक लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंटली करते हैं। सही। शुक्रिया अक्षर भाई। और मेरा एक सवाल है कि वह मतलब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ दोगे? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम उनको एड्रेस कर लेते हैं जो किसी के हाथ में नहीं है। सबसे पहले तो है जेनेटिक्स। कुछ लोगों की जेनेटिकली रिकवरी इतनी तेज़ होती है कि उनको कोई पेन नहीं आती, उनको कोई इस तरह का ओवर स्ट्रेस नहीं होते वो कि उनको लाइक एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कोई फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर उससे हट के हम देखें तो कुछ बुनियादी से असूल हैं जो आप अगर फॉलो कर लें तो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी और आपको जो है एक ओवरऑल आप एक हेल्दी आर्म रेसलर रहेंगे। सही। और मज़ीदी बात यह है कि उन चीज़ों का भी पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है या ऐसी चीज़ों से ताल्लुक नहीं है जो जो हर इंसान की पहुंच से बाहर है। हाँ। सिंपल ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे क्लब में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं बाद में, लेकिन पहले वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके अंदर वो ओवर ट्रेन कर जाते हैं कहीं ना कहीं पे। वो सेशंस करते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ये नहीं देखते कि रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। और एंगल्स ऐसे ट्रेन करते हैं जो कि उनको आफ्टर सम टाइम आइडिया हो जाता है कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी मूव क्या है। सही। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरा जो राइट हैंड है, हालांकि मैं एक इंसान हूँ लेकिन मेरा राइट हैंड जो है वो टॉप रोल के लिए बना। मेरी हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इस तरह की है, सिर्फ डेवलपमेंट की हद तक ही नहीं, जेनेटिकली इस तरह है। तो मेरा जो राइट है वो टॉप रोल में चलता है और जो मेरा लेफ्ट है वो बुक में चलता है। तो मैं इन दोनों को थोड़ा डिफरेंटली ट्रेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी मूव खेलते हैं और आपकी बॉडी क्या चीज़ करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट या केपेबल है। सही। कुछ लोग प्रेस खेलते हैं, हर बंदा प्रेस नहीं खेल सकता। अगर एक बंदे को प्रेस दिखने में खूबसूरत लग रही है, वो चाहता है कि मैं प्रेस खेलूँ, तो वो गलत जोर ऐसा लगा देता है कि जिससे उसको पेन निकल आती है, इंजरी हो जाती है। अपने टेंडन्स को इस तरह प्राइम नहीं करते, कंडीशन नहीं करते कि वो उन लोड्स को बर्दाश्त करने के लिए कैपेबल हो जाए।
तो पहला स्टेप तो ये है कि आप देखेंगे सबसे एफिशिएंट मूव आपकी बॉडी के लिए कौन सी है जो आपको पेन नहीं कॉज करती और जो आपके लिए नेचुरल है। कुछ लोग टेबल पे आके हाथ पकड़ते हैं और फौरन ही पीछे को खींचते हैं, उनके लिए बहुत नेचुरल होता है कि वो टॉप रोल की तरफ जाए। कुछ लोग होते हैं वो जाते हैं, उनका पहला फोकस होता है कि हम कब करें, अगले बंदे को इनसाइड लेके आए, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल वो चीज़ होती है बायोमैकेनिकली। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत मूव खेलेंगे तो एक चीज़ तो ये कि उसको डेवलप तो वो भी हो जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप एज लॉन्ग एज आप उसको टेक्निकल थोड़े नहीं है और आप समझते नहीं उस मूव को कि किधर प्रेशर आ रहा है, कितना रेस्ट देना है, ज़्यादा चांसेस होंगे इंजरी के। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने रिहैब पे फोकस करें। आपने बात की न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन नो डाउट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर स्पोर्ट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली आर्म रेसलिंग में रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन डज प्ले अ रोल, लेकिन ऐसा रोल नहीं है कि जो आप कहें कि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी है कि आप न्यूट्रिशन सही लें और आप गलत ट्रेनिंग करें तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि आप बचेंगे इंजरी से, आपको इंजरी होगी ही होगी। 90% मैं समझता हूँ कि आपकी रेस्ट और रिहैब है जो कि डिफरेंस मेक करती है। उसके बाद जो ऑन टॉप ऑफ दैट 10% ऐसा होगा जो न्यूट्रिशन डिफरेंस मेक करेगा। थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि लोग जब न्यूट्रिशन सही लेते हैं तो फिर वो बाकी चीज़ों का भी एहतियात करते हैं और फिर उनको लगता है कि शायद ये जो मैंने चीज़ अब खाई है इसी से ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सेशन कर रहे हैं आप अपनी बॉडी को इतना रेस्ट दें कि जब आप नेक्स्ट टाइम ऑन टेबल आते हैं तो आपकी जॉइंट में पेन ना हो। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी खेलते हैं तो उससे पहले इतनी वार्म अप कर लें कि जब आप अपने एंगल्स के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हुक खेलते हैं, जॉइंट बेस्ड मूव खेलते हैं, तो आपके एंगल्स में पेन ना है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उस एंगल के अंदर पहले ऑन टेबल आप वार्म अप करें, आप रेजिस्टेंस बैट से वार्म अप करें। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपने एक ट्रेनिंग सेशन कर लिया है ऑन टेबल, उससे बिल्कुल अगले दिन अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है, नहीं तो एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन आपने रिहैब और ब्लड फ्लो ज़रूरी करना है। ये मस्ट है, इसलिए क्योंकि ये एक सिर्फ मसल बेस्ड स्पोर्ट नहीं, एक टेंडन बेस्ड स्पोर्ट है जिसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने टेंडन्स की रिकवरी करें। और टेंडन्स की जो रिकवरी होती है वो मूवमेंट में होती है। जब एक टेंडन स्ट्रेच हो रहा होता है और कंट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस मोशन के अंदर जो है मेजॉरिटी ऑफ रिकवरी होती है। तो उसका हाल ये होता है कि जब आप सेशन कर लेते हैं उससे अगले दिन या फिर उससे अगले दिन आप एक रेजिस्टेंस बैंड नहीं, अगर आपको रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप एक मोटरसाइकिल के टायर की ट्यूब या साइकिल के टायर की ट्यूब पकड़ें और आप उसके ऊपर रेपिटेशंस करें। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप टॉपल खेलते हैं और आपको ब्रेकियोरेडियालिस में पेन आती है, आप सामने लगा लेंगे ट्यूब को और उसके 50 से 60 रैप निकालेंगे, बिल्कुल लाइट रेजिस्टेंस पे आपने मसल को बर्न आउट होने देना। उसके बाद आप उसके 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। 3 सेट्स परफॉर्म होने के बाद आपने अगली एक्सरसाइज उठा लेंगे। अगर आप टॉप रोल खेलते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपको TFCC में पेन है तो आपने थंब से गुजारेंगे और इधर हाथ से गुजार के अल्लाह डिविएशन करके उसको बिल्कुल ड्रैग करेंगे, उस पर लोड डालेंगे ऐसा। तो ये हर एक्सरसाइज आप 3 से 4 एक्सरसाइज चूज करें, हर एक्सरसाइज के 3 सेट होंगे और हर सेट जो है वो 40 से 50 से 60 रैप का होगा, व्हाटएवर वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू। ये 3 चीज़ें अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको अप्स एंड डाउन ज़्यादा फेस करने पड़े, आपको कोई इंजरी हो, ठीक है, या आपकी रिकवरी सही तरह ना हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो 90% ऑफ रिकवरी को कंप्राइज करती हैं। मतलब इस तरीके ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਤਾਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਈਗੋ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा सर भाई, ये हाथ पकड़ने के लिए ये अंगूठे जो है वो ये जगह दरमियान में खाली होना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनमें से एक रूल ये है कि आप तमाम आपके जो हाथ होंगे दोनों प्लेयर्स के वो बिल्कुल बराबर में होंगे। मतलब कि जिधर दोनों बंदों के हाथ बंद हो रहे हैं, अगर आप दोनों पेग्स के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन के बारे में सोचें तो बिल्कुल उस लाइन के दरमियान में जो है हमारे हाथ होंगे। कोई बंदा सेंटर नहीं पुल कर सकता,
और कोई बंदा अपनी रिस्ट जो है वो कप नहीं कर सकता, बिल्कुल स्ट्रेट रिस्ट होती है। और एक तीसरी छोटी सी चीज़ ये है कि आपके जो नकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, कि आपके जो थंब का ये नकल होता है वो आप ना अपना कवर कर सकते हैं ना ओपोनेंट को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मूव्स के ऊपर। 3 बेसिक मूव्स हैं आर्म रेसलिंग की, जिनमें से 2 बहुत कॉमन है और जो तीसरी मूव है उसकी 2 वेरिएशंस हैं, लेकिन उसको जो है बहुत कम लोग प्ले करते हैं। तो जो 2 बेसिक मूव्स हैं वो तो है टॉप रोल और हुक। जो टॉप रोल होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं आउटसाइड आर्म रेसलिंग, और उसको आउटसाइड आर्म रेसलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगले बंदे के हाथ को ग्रिप करके तो उसको बाहर वाली साइड से खोलते हो। अब इसके अंदर डिफरेंट टॉप रोल करने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। एक लो हैंड टॉप रोल होती है जिसमें अपना हाथ ड्रॉप कर देते हैं, उसमें आपका फोकस होता है कि आप अगले बंदे की जो लोअर फिंगर्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर देते हैं। एक हाई हैंड टॉप रोल होती है, टाइजर बेस्ड टॉप रोल, इसी की एक वेरिएशन पोस्टिंग टॉप रोल भी है, लेकिन इसेंशियली आप इसमें ये करते हैं कि आप अगले बंदे के हाथ को पकड़ के हाई से अपनी तरफ खींचते हैं। और दूसरी मूव जो इसमें है वो होती है हुक। हुक के बारे में हम बात करते कहते हैं कि ये है इनसाइड आर्म रेसलिंग। इनसाइड मतलब कि आप अगले बंदे की हाथ को कप करके उसकी बाजू को इनसाइड से अटैक करते हैं। आउटसाइड आर्म रेसलिंग में आप उसकी रिस्ट बाहर से खोलते हैं और इनसाइड आर्म रेसलिंग में आप उसकी आर्म को इनसाइड से अटैक करते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास टॉप रोल जबकि ज़्यादातर आपकी बैक प्रेशर प्रोनेशन राइजर बेस्ड या लो हैंड प्रोनेशन बेस्ड, इसमें आपके मसल्स जो है वो आपके ब्रेकियोरेडियलिस, आपका बाइसेप यूज हो रहा होता है और आपका हाई कप या आपका लो कप यूज हो रहा होता है। इसमें जो है आपका ज़्यादा शोल्डर, आपकी चेस्ट, आपकी ट्रैप्स और आपका ट्राइसेप यूज हो रहा होता है। उसके साथ साथ आपका मोस्टली लो कप यूज हो रहा होता है जिसमें आप अगले बंदे को सुपिनेट कर देते हैं। तो ये होती है इनसाइड आर्म रेसलिंग। इसके अलावा 2 मूव्स और हैं, एक प्रेस है, प्रेस के अंदर भी 2 वेरिएशंस हैं, एक फ्लॉप रिस्ट है और एक जो है सिंपल प्रेस है, और एक हमारे पास किंग्स मूव आ जाती है जो कि आजकल बहुत चली हुई है। प्रेस के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि प्रेस बेसिकली उसको कहते हैं कि जब आप अपने हाथ को अपनी बॉडी के इनसाइड, शोल्डर के इनसाइड रख के तो अपनी शोल्डर को हाथ के पीछे डाल के और अपनी बॉडी के थ्रू जो है अगले बंदे के हाथ को नीचे लेके जाते हैं। जबकि जो हुक है उसमें पहले सुपिनेट करते हैं और फिर आप ड्रैग के साथ जाते हैं। और एक होती है किंग्स मूव जिसमें आप बिल्कुल ओपन आर्म रख के तो आप जो हमारा कन्वेंशनल ड्रैग होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन केस ऑफ राइट हैंड, आप उससे ऑपोजिट जाते हो। तो ये वो बेसिक मूव्स हैं आर्म रेसलिंग की जो आपको मेजॉरिटी प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे। जाकिर अशर भाई, आपने मूव देखे सारे, अब आपने जो है अगर आर्म रेसलिंग आगे खेलनी हो तो ये वाली जो है तरीकाकार जिसके साथ आप टेबल पे जो है वो विन कर सकते हैं, और इसके लिए एक्सरसाइजेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनमें आपको बता दी गई हैं कि बेसिक क्या है, क्या चीज़ आपने कवर करनी है। ठीक है जी, उसमें आपका जो है सारा फोरआर्म का और हाथ का जो है मर्दखल होगा जिससे आपने जो है वो किसी भी अपोनेंट को हराना है या उसके साथ मुकाबला करना है। बाकी अशर भाई, इसमें इंजरी प्रिवेंशन या इंजरी हो जाती है जब, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या तरीकाकार होता है, ये लास्ट में हमें बता दें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें सबसे जो कॉमन इंजरी है वो तो होती है गोल्फर बेस्ड, वो टॉप रोल में भी आ जाती है लेकिन मेजॉरिटी वो हुक के अंदर आती है। बेसिकली आपके जितने भी फोरआर्म के फ्लेक्सर्स हैं वो तमाम आके यहाँ पर उनकी एक मेजर इंसर्शन पॉइंट होता है जिसको हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं या गोल्फर टेंडन कहते हैं। बेसिकली ये गोल्फर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कॉमन ही आर्म रेसलिंग होती है, तो शायद इसका करेक्ट नाम शायद हुकर्स एल्बो या आर्म रेसलर्स एल्बो होना चाहिए। लेकिन बेसिकली होता ये है कि जब अक्सर आप किसी बंदे को साइडवेज ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर आपका हाथ अपने शोल्डर से बाहर निकल जाता है तो आपका जो गोल्फर टेंडन है उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अनटिल और अनलेस आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते और आप प्रॉपर एंगल के अंदर नहीं खेलते, विच मीन्स कि आप सिक्योर करके अपनी बॉडी के इनसाइड रह के खेलते हैं, इसमें भी इंजरी हो सकती है। लेकिन बेसिक इंजरी प्रिवेंशन जो अगर आप करना चाहें तो ये सेफ एंगल्स होते हैं। अगर आप डेंजरस एंगल्स में खेलेंगे तो मेजॉरिटी चांस ये है कि आपकी इंजरी हो जाएगी। तो अगर आपका हाथ आपके शोल्डर से बाहर चला जाए और आप फिर भी साइडवेज ड्राइव कर रहे हो तो तब आपके गोल्फर टेंडन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा इसके पार्शियल टीयर बहुत सारे प्लेयर्स में आ जाता है। तो इसकी प्रिवेंशन का तो यही तरीका है कि आप पहली बात तो खेलें करेक्टली, आप ये ना कोशिश करें कि आपकी जो बाजू है एट एनी पॉइंट आपके शोल्डर से बाहर ना जाए, अगर जाती है तो आप अपने शोल्डर को उसके साथ लेके जाएं
और जब आप मूव किसी बंदे को साइडवेज मूव करते हैं तो आप अपने शोल्डर को साथ लेके हैं बॉडी के, ना कि ये कि आप शोल्डर मूव कर रहे हैं और आपका बाजू वहाँ भी रह रहे हैं। तो इन एंगल्स को अवॉइड करते होते हैं। और जहाँ तक इंजरी रिहैब की बात है या रिकवरी की बात है, तो उसका वही हाल होता है कि आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक रेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी खुद ही हील होती है, अनलेस आपको कोई बहुत मेजर इंजरी नहीं होगी, नहीं तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। फिर जब आपकी बॉडी बिल्कुल मिनिमल सा लोड उठाना शुरू करती है, तो आप उस लोड पे रेजिस्टेंस बैंड के साथ, तो फिजान में रेजिस्टेंस बैंड पड़ा है वो दिखा भी दें, ओके। तो ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस बैंड होता है। आप इसके साथ जिस मोशन के अंदर आपको पेन आती है, जब आपकी बॉडी इस हद तक रिकवर कर जाए कि आपको जनरल मूवमेंट के अंदर कोई इशू नहीं आ रहा, फिर आप उस स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर अपनी बॉडी को लोड करते हैं, उस टेंडन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, सिर्फ उस लिमिट तक या उस हद तक जहाँ पर आपको पेन जो है वो नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गोल्फर्स है, अब आपकी बॉडी लोड उठाना शुरू हो गई है, तो इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले स्ट्रेच करते हैं अपने टेंडन को, जो कि रिस्ट फ्लॉप करके होता है, और अपने गोल्फर को फील करते हैं कि आपको उसके ऊपर पेन तो नहीं आ रही। फिर आप उसके ऊपर उतना लोड करते हैं जहाँ तक आपको पेन ना आए। अगर आपको किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके पेन आती है तो आप उधर से वापस आ जाते हैं और आप इसके रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल, अगर आपको TFCC है, जो कि आपकी रिस्ट के लोअर साइड में होता है, बहुत कॉमन इंजरी है लेकिन मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता होता, तो इसका हल ये होता है कि आप अल्नर डिविएशन से अपनी इसकी रिकवरी परफॉर्म करते हैं। तो वो ऐसे होती है कि आप अपने हाथ के इनसाइड से गुजारते हैं रेजिस्टेंस बैंड, अपनी फिंगर्स की तरफ रखते हैं और रिस्ट को ड्रॉप करते हैं, और फिर उसके बाद उसको लोड करते हैं। तो बेसिकली आपने उन एंगल्स के अंदर अपनी बॉडी को दोबारा से सिखाना होता है कि उसे लोड किस तरह बियर करना है, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपकी रिकवरी भी होती रहती है। तो ये चीज़ें अगर आप परफॉर्म करते रहे तो आपकी इंजरी भी रिकवर हो जाती है। जी भाई बहुत शुक्रिया, इससे जो है वो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मतलब इस प्रैक्टिस से इंजरी हो जाती है अमूमन। लास्ट टाइम मैंने देखा था हमारा एक प्लेयर जो खेल रहा था, तो उसके जो है यहाँ पे इंजरी हुई है। तो ये रिकवरी की एक्सरसाइज जो है बहुत अहम है। और इसके अलावा मैंने एक राइस वाली बकेट का भी देखा था, आपने मुझे मशवरा दिया था, उससे किस चीज़ की रिकवरी में मदद मिलती है? तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक इशू हो, तो आपको हाइपर स्पेसिफिक इशू है, आप उसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं, बट आप उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं कि मैं इसको किस तरह डील करूँ इस चीज़ के साथ, तो इस पॉइंट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज इस तरह के हैं जिधर से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैंने किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, उसकी रिकवरी कैसे परफॉर्म करनी है, और कौन सी चीज़ किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी भी बंदे को कोई इस तरह का इशू आता है तो आप सर्च आउट करें। बहुत सारा कंटेंट पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जो आपको हेल्प आउट करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने उसकी रिकवरी किस तरह परफॉर्म करनी है और किस मसले का हल क्या है। नहीं तो इसमें ऑब्वियसली एक स्पोर्ट है, टेक्निकल स्पोर्ट है, हाईली टेक्निकल स्पोर्ट है, तो हर छोटे से छोटे इशू के लिए मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड अप्रोच ज़रूरी है, जिसके लिए आपकी पर्सनल रिसर्च भी ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका कंटेंट मौजूद है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी भी बंदे को कोई इशू आता है तो आप उसके ऊपर सर्च आउट करें, आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा बेसिक्स जानने के बाद कि आपने किस तरह डील करना है उसी से। अच्छा अशर भाई, अब आप आखिरी बात, मतलब हमारे नौजवानों को कोई ऐसा मशवरा दें जो उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए जो है वो है, कोई एक कह लें कि पानी का कतरा या कोई बारिश का पहला कतरा साबित हो, क्योंकि ऐसा है हमारे नौजवान जो है अमूमन बहुत वक्त ज़ाया करते हैं आज के, और उनको यही लगता है कि ऐसी सारी उम्र इतने रहना, वहाँ ही रहनी है या ऐसी। तो कोई एडवाइस? सर मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला से डरा करें, और दूसरी बात ये कि चीज़ों की खूबसूरती को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। मुझे ये स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ, या इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि ये फिजिकली इंटेंसिव है, लेकिन मुझे ये चीज़ इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट है, और आप इसकी खूबसूरती को तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप उसकी इंट्रिकेसीज को नहीं समझते, आप उसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझते। तो ये एक ऐसी स्पोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल हो गया या बास्केटबॉल हो गया, तो आपको बहुत सारी स्किल्स होंगी जो अपेरेंटली देखने में बहुत मज़े की लगती है। तो ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ें छुपी हुई होती हैं। आपको शायद एक एवरेज बंदे को देख के ना पता लग रहा हो कि अच्छा ये बंदा एग्जैक्टली ये टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब आप टेबल पे आके ग्रिप करते हैं किसी बंदे के साथ तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा यार इसमें इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, और फिर मेरी टेक्निकलिटी ये है कि मैं अपना दिमाग किस तरह लगाता हूँ उसके ऊपर
मैंने किस बंदे के अगेंस्ट क्या चीज़ गिव अवे करके क्या चीज़ सिक्योर करनी है जो कि मुझे जिताएगी, तो एक टेक्निकल एडवांटेज सिक्योर करोगे आप। तो बहुत खूबसूरत गेम है। मुझे लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में जो सिंपल चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती को अंडरस्टैंड करना सीख जाए तो आपकी लाइफ इन जनरल भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आपकी अप्रिसिएशन फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर स्पोर्ट और फॉर दिस स्पोर्ट स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगा। ये शुरू में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह इससे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक जी आपके आगे नेशनल के लिए और इंटरनेशनल के लिए। इंशाल्लाह दुआ गो रहेंगे। What can I mean to